Hi everyone, welcome to Gills Mentor online e-learning platform and very good afternoon to everyone. तो आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे. तो बच्चे एक बार मुझे कंफर्म कर दो डेट एम आई ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली, देन वी विल स्टार्ट अवर टुडे सेशन. तो एज यू नो कि डेली 2 PM हमारा सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या कवर कर रहे हैं, ल्यूसेंट जीके को जो है टारगेट कर रहे हैं, ठीक है. उसके जो मेन टॉप 500 MCQ है उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. जो भी आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी के हो, बैंकिंग के, रेलवे के हो, या फिर कोई भी स्टेट के एग्जाम्स हो, तो सभी के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन, ठीक है. तो फटाफट से आ जाओ सभी एंड सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर कर दो सो डेट कि बाकी स्टूडेंट को भी पता चल जाए, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं एंड जो यहाँ पे फीस नहीं दे सकते हैं, राइट, तो उन सब की हेल्प हो जाए. तो फटाफट से आ जाओ, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं. यस, वेरी गुड आफ्टरनून जी अंकुर. तो एज यू नो, जैसे कि मैं आप सभी को क्लास को स्टार्ट करने से पहले या फिर जो प्रैक्टिस को स्टार्ट करने से पहले बोलती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को अटेंड कर रहे हैं एटलीस्ट आंसर करने की कोशिश जरूर किया करो, ठीक है. इससे क्या होगा कि आपका एक लॉजिक क्लियर होगा एंड आपका टाइम मैनेज होगा इसके थ्रू, ठीक है. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. तो चलिए करते हैं फिर स्टार्ट सेशन को एंड फटाफट से आंसर जरूर देना है सबने, विद इन द 10 सेकेंड्स जो है आंसर करने की कोशिश करनी है. So the first question is, who wrote the book An Autobiography? An Autobiography पुस्तक किसने लिखी थी? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और दी सरदार राधा कृष्ण. Who wrote the book An Autobiography? An Autobiography पुस्तक किसने लिखी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और दी एस राधा कृष्णन. किसने लिखी थी? फटाफट से आंसर करो. यू हैव 10 seconds and within the 10 seconds try to answer the question. So the answer should be the option B, that is the जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू ने ही जो है ये बुक लिखी थी जिसका नेम है एन ऑटोबायोग्राफी. एंड इसे जो है एक और नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज टुवर्ड फ्रीडम, ठीक है. टुवर्ड्स दी फ्रीडम के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है. एंड इसे कब लिखा गया था? 1936 में लिखा गया था, ठीक है. सो एन ऑटोबायोग्राफी नाम की जो पुस्तक है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लिखी गई थी. So the next question is, कहते the states reorganization in 1956 created, कहते कि 1956 में राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था तो उसके थ्रू जो है कितनी स्टेट्स बनाई गई थी, कितनी यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी. ऑप्शन ए है 17 states and 7 union territories, 14 states and the 7 union territories, 14 states 6 union territories or the 17 states and the 6 union territories. The state reorganization in 1956 created, कितने राज्यों का पुनर्गठन किया या फिर केंद्र शासित प्रदेशों का यहाँ पे गठन किया गया था. So be quick, within the 10 seconds आंसर करो. So the right answer should be the option C, ठीक है. कितने किए गए थे? 14 स्टेट्स क्रिएट किए गए थे. कब किए गए थे? 1956 में जो है 14 स्टेट्स जो है क्रिएट किए गए थे एंड उसके साथ जो 6 यूनियन टेरिटरीज हैं, 6 जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनका गठन किया गया था. सो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते हैं कि ये जो जितनी भी स्टेट्स के यहाँ पे नेम दे रखे हैं उन्हें जो है उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उनकी फॉर्मेशन के हिसाब से जो है इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है. हरियाणा है, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है. तो वो आप इसे जो है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सीक्वेंस में जो है आपको इसे अरेंज करना है. सो कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा इसके हिसाब. तो दैट इज वाई जो जितनी स्टेट्स हैं यहाँ पे, कौन सी स्टेट जो है कौन से ईयर में जो है फॉर्म की गई थी, उन ईयर्स के बारे में ही आपको जरूर पता. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है. सबसे पहले क्या था, इफ वी टॉक अबाउट द नागालैंड, तो नागालैंड को 1962 में जो है बनाया गया था, हरियाणा 1966 में, एंड इवन पंजाब, राइट, जो प्रेजेंट डे पंजाब है वो भी 1966 में रीऑर्गेनाइज किया गया था. उसके साथ सिक्किम की बात करें 1974 में, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 1986 में जो है क्रिएट किया गया था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
उत्तराखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर द उत्तराखंड स्टेट वाज फॉर्म्ड? November 2000, November 2001, November 2002 or the November 2007? In which year the Uttarakhand state was formed? उत्तराखंड राज्य का जो गठन है वो किस वर्ष हुआ था? नवंबर 2000 में, 2001, 2002 या फिर 2007 में? बी क्विक, फटाफट से आंसर करो। तो द राइट आंसर शुड बी द ऑप्शन ए, नवंबर 2000 में जो है उत्तराखंड स्टेट को जो है फॉर्म किया गया था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नवंबर 2000। ओके, नाउ द लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते कि जो प्रेसिडेंट की कैंडिडेचर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, सॉरी, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेचर ऑफ द प्रेसिडेंट? तो राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक योग्यता नहीं है? तो ऑप्शन ए कहता है कि 35 ईयर्स एज होनी चाहिए मिनिमम, एजुकेटेड होने चाहिए, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो क्या क्वालिफिकेशन नहीं की गई है इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कैंडिडेचर ऑफ अ प्रेसिडेंट? बी क्विक। तो द राइट आंसर शुड बी द ऑप्शन बी, ठीक है, कि एजुकेटेड होने चाहिए। ये चीज जो है उन्होंने संविधान में नहीं लिखी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की गई है। अगर हम बात करें संविधान की तो ओनली ये बताया गया है डेट की 35 ईयर्स ऑफ जो है मतलब एज कंप्लीट होनी चाहिए, एंड हाउस ऑफ पीपल डेट इज द लोकसभा के लिए जो है वो जो भी एक इसेंशियल क्वालिफिकेशंस होती हैं उनके लिए क्वालिफाई करते हो, एंड ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, सो ये जो है क्वालिफिकेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। कौन जो है उन्हें रिमूव कर सकता है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकते हैं, या फिर पार्लियामेंट कर सकते हैं। भारत के जो राष्ट्रपिता हैं या फिर उन्हें जो है उनके पद से जो है कब हटाया जा सकता है या फिर कौन हटा सकते हैं? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया और द पार्लियामेंट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डेट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्हें रिमूव किया जा सकता है अगर वो संविधान को वायलेट करते हैं, ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है उन्हें रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। एंड पार्लियामेंट में संसद के पास जो है पावर दे रखी है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है उसे स्टार्ट करना होगा, एंड ये आर्टिकल 61 जो है वही पावर देता है हमारी संसद को, हमारे पार्लियामेंट को, डेट की जो है वो इम्पीचमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करके प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं, एंड अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है तो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते जो रिंग फेंस पॉलिसी है, राइट, वो किससे संबंधित है? जो रिंग फेंस नीति है वो किससे संबंधित है? कौन से गवर्नर जनरल है जिन्होंने इसे स्टार्ट किया था, या फिर अपनी जो एक्सपेंशन की पॉलिसी थी इंडिया उसमें जो है उन्होंने इसे यूज किया था? हेनरी लॉरेंस थे, डलहौजी थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे, या फिर लॉर्ड क्लाइव थे? रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद, रिंग फेंस नीति किससे संबंधित है? हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स और द लॉर्ड क्लाइव? So what should be the right answer within the 10 seconds? Answer. तो द राइट आंसर शुड बी द वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। सो रिंग फेंस पॉलिसी जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने यूज की थी ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस, जो वो एक्सपेंड कर रहे थे अपने एरियाज को, ठीक है। तो 1765 से लेके 1813 के बीच में जो है इसे यूज किया गया था, सो डैट की जो है एक बफर जोन जो है वो क्रिएट किया जा सके, है अपने जो उनके कंपनी के बॉर्डर्स हैं, राइट, जो ब्रिटिश इंडिया के बॉर्डर्स हैं जहां पे उनकी फैक्ट्रीज हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने जो इनकी नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ एक अच्छे जो है रिलेशंस बनाए थे, सो डैट के जो है ये अपने आप को डिफेंड कर सके। एक बफर जोन जो है वो यहाँ पे इन्होंने क्रिएट किया था। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1765 से लेके 1813 के बीच में जो है इसे यूज किया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, So which of the following policies played a major role in the conquest of India? कहते कि निम्नलिखित में से किस नीति ने
भारत की जो विजय में प्रमुख भूमिका निभाई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, द रूल ऑफ लॉ और द जमींदारी सिस्टम? Which of the following policies played a major role in the conquest of India? निम्नलिखित में से किस नीति ने भारत की विजय में प्रमुख भूमिका निभाई? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, सब्सिडरी अलायंस, द रूल ऑफ लॉ और द जमींदारी सिस्टम? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट शुड बी द ऑप्शन बी, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इसे लागू किसके द्वारा किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है इसे लागू किया गया था, जो कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। किस समय से? 1798 से लेके 1805 के बीच में जो है वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। ठीक है, सो इस सिस्टम के हिसाब से क्या होता था कि जो इंडिया के रूलर्स थे, जो भारत के शासक थे, उन्हें अलाउ नहीं किया जाता था कि वो अपनी एक इंडिपेंडेंट जो फोर्स है, राइट, वो यहाँ पे रखे। ठीक है, उन्हें जो है कंपनी के द्वारा ही प्रोटेक्ट किया जाता था। तो अब कंपनी प्रोटेक्ट करेगी तो वो इनसे पैसे भी तो लेगी। ठीक है, तो इसके बदले में जो है राजा से पैसे लिए जाते थे। तो जब कभी जो है वो पैसे नहीं दे पाते थे तो इनका जो एरिया था, इनकी जो टेरिटरी थी, उसे क्या कर लिया जाता था? हड़प लिया जाता था। तो मोस्टली जो है यही चीज हुई थी। सब्सिडरी अलायंस को जो है बहुत ज्यादा यूज इन लोगों। ठीक है, now the next question is, who was the first Indian ruler to enter into the subsidiary alliance system? अब जो सहायक संधि प्रणाली है, जिसे हम सब्सिडरी अलायंस सिस्टम बोलते हैं, तो इसमें प्रवेश करने वाला पहला भारतीय शासक कौन सा था? अवध का नवाब, हैदराबाद का नवाब, कर्नाटक का नवाब या फिर नन ऑफ दी? Who was the first Indian ruler to enter into the subsidiary alliance system? The Nawab of Awadh, the Nawab of Hyderabad, the Nawab of Carnatic or none of? तो कौन से थे? ऑप्शन बी आएगा, द नवाब ऑफ हैदराबाद। ठीक है, जो या फिर उन्हें निजाम भी बोला जा सकता है। हैदराबाद के जो निजाम है वो सबसे पहले शासक थे जिन्होंने इस संधि को मतलब साइन किया था। एंड अगर हम बात करें मैसूर के जो शासक थे टीपू सुल्तान, ठीक है, उन्होंने जो है ऐसा करने से मना कर दिया था। बट एक्चुअल में उनके साथ फिर 4 युद्ध हुए थे ब्रिटिशर्स के। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद में मैसूर ने जो है जबरदस्ती उन्हें जो है सब्सिडरी स्टेट बनाया। अगर हम बात करें अवध की, तो जो है 1801 में जो है उन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट किया था। देन उसके बाद में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी। तो उस समय में जो मराठा रूलर थे बाजीराव टू, उन्होंने भी फिर जो है सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था। तो इनके बाद में हैदराबाद, तंजौर, अवध, भोंसले हो गए या फिर इंदौर, राइट, इन सब ने ही जो है इस सिस्टम को अडॉप्ट किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते हैं कि जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड है वो किसके वायसराय के काल में हुआ था? दैट द जलियांवाला बाग में सेक्टर है, इट टुक प्लेस ड्यूरिंग द वायसरायलिटी। किसके समय में हुआ था? उस समय वायसराय कौन से थे जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था 1919 में? ठीक है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड कैनिंग थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके वायसराय काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड कैनिंग? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट शुड बी द ऑप्शन सी, दैट इज द लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ओके, लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय में हमारे भारत के वाइसराय थे 1919 में, जिस समय में जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है वो हुआ था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके अभी कंप्यूटर में से है। ठीक है, सो क्वेश्चन को ध्यान से कवर करना है। दैट हु हैड बिल्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? कहते हैं कि जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है वो किसने बनाया था? जॉर्ज बूल ने, चार्ल्स बेबेज, द जॉन एटनसॉफ और द क्लिफ बेरी? हु हैज बिल्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ने बनाया था? जॉर्ज पूल, चार्ल्स बेबेज, जॉन एटनसोफ और दी क्लिफ बेरी?
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट शुड बी द ऑप्शन सी, दैट इज दी जॉन एटनसॉफ ने जो है इसे बनाया था, जो कि एक अमेरिकन मैथमेटिशियन थे एंड ही वाज आल्सो अ फिजिस्ट थे वो, ठीक है, जिन्होंने पहला एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव्स, कीबोर्ड, माउस, राइट, ये जो है किस कैटेगरी में आती है? मॉनिटर, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड हो गया या फिर जो माउस है वो निम्नलिखित में से किस श्रेणी में शामिल है? स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये, हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं या फिर सभी हैं, ऑल ऑफ द अबव? Monitors, printers, disk drives, keyboard, mouse are included in which of the following categories? So the right answer should be the option B, that is the hardware. ठीक है, तो ये सभी जो है किस कैटेगरी में आते हैं, किस श्रेणी में आते हैं? वो हार्डवेयर में आते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर का क्या मतलब हो गया कि ये जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं और वी कैन से डैट कि ये टेंजिबल होते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, जिन्हें हम जो है टच कर सकते हैं, दे आर दी टेंजिबल, ये फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। एंड कंप्यूटर हार्डवेयर इज एनी फिजिकल डिवाइस जिन्हें जो है आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, टच कर सकते हो। वेयर जो सॉफ्टवेयर होता है, ये क्या होता है, दे आर द नॉन टेंजिबल, ठीक है। सो ये क्या होता है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ अ कोड जो कि आपके हार्डवेयर में, कंप्यूटर के हार्डवेयर में जो है इंस्टॉल किया गया होता है। Now the next question is, which of the following is the memory in CPU that holds program instructions, input data and the output? कहते हैं सीपीयू में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी है जो प्रोग्राम के जो निर्देश होते हैं, जो डाटा होता है, राइट, या फिर जो उत्पादित आउटपुट होती है उसकी जानकारी रखती है? सिस्टम, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और नन ऑफ द अबव? Which of the following is a memory in the CPU that holds program instructions, input data, and the output information produced? So the right answer should be the option B, that is the primary memory. Okay, तो primary memory जो होती है जिससे सीपीयू डायरेक्टली असेस कर सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये मेन मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर की, जिन्हें जो है सीपीयू डायरेक्टली यूज कर सकता है। तो यहीं पे हर एक चीज आपको स्टोर मिलेगी, ठीक है। जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पे देते हैं, जो डाटा हम इनपुट करते हैं एंड जो डाटा आउटपुट हमें यहाँ पे मिलता है प्रोसेस होके, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ पे मिलती है, कहाँ पे स्टोर होती है? वो प्राइमरी मेमोरी। तो ये मेन मेमोरी होती है, राइट, हमारे सीपीयू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते हैं कि जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, राइट, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जनवरी, 23 फरवरी, 8 मार्च या फिर 10 अप्रैल? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे? कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 जनवरी, 23 फरवरी, 8 मार्च और द 10 अप्रैल? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन सी, ठीक है। 8 मार्च को जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिस दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं। और वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? 10 नवंबर, 2 फरवरी, 9 मार्च और अप्रैल? Which day is celebrated as the World Wetland Day? विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? 10 नवंबर, 2 फरवरी, 9 मार्च और तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज द 2 फरवरी, राइट। इसे जो है हर साल हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। 1971 को जो है ये जो दिन है उसे अडॉप्ट किया गया था। एंड इसमें क्या रहता है कि जो ह्यूमंस हैं या फिर जो प्लैनेट्स हैं, राइट, उनके लिए जो वेटलैंड्स है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये मतलब लोगों को अवेयर करना है इस चीज के बारे में। तो दैट इज वाई जो है इसे इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पॉइंट ऑन द फॉल्ट वेयर सिस्मिक वेव्स आर रिलीज्ड कॉल्ड? कहते कि जिस
अपभ्रंश के भूकंपीय तरंगें निकलती हैं उसे क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर, एपीसेंटर, क्रेस्ट या फिर रिज। तो ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से कवर करना है। कहते कि जो फॉल्ट है, जहां से जो सिस्मिक वेव्स होती हैं आपकी, राइट, वो निकलती हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा आपके अर्थक्वेक के साथ रिलेटेड है। हाइपोसेंटर बोलते हैं, एपीसेंटर है, क्रेस्ट है या फिर रिज बोलते हैं। हेलो। ओके ओके। So the right answer should be the option A, that is the hypocenter. Okay. तो इसे क्या हम बोलते हैं? हाइपोसेंटर। फोकस और हाइपोसेंटर इज द पॉइंट ऑन द फॉल्ट वेयर रप्चर अकर्स, एंड जो लोकेशन है यहाँ पे सिस्मिक वेव जो है वो रिलीज होती है। सो इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज नॉट द हाइपोसेंटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म आर दी सैंड ड्यून। कहते हैं कि रेत के टीले किस प्रकार की स्थल करती है, राइट, किस तरह की जो है वो सैंड ड्यून है। विच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म आर दी सैंड ड्यून, किस तरह की लैंडफॉर्म है वो? इरोजनल लैंडफॉर्म बाय रिवर, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बाय विंड, और इरोजनल लैंडफॉर्म बाय विंड या फिर ये डिपोजिशन लैंडफॉर्म रिवर। तो द राइट आंसर शुड बी द ऑप्शन बी, दैट इज ये क्या रहता है कि एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है, राइट। एक तरह से क्या होता है कि हवा के द्वारा जो मिट्टी है इसे जो है डिपोजिट किया जाता है, एक जगह से जो है दूसरी जगह पे इसे डिपोजिट कर दिया जाता है, तो ये क्या बन जाते हैं? एक टीले बन जाते हैं। यहाँ पे आप जो है पिक्चर में भी देख पा रहे हो, तो ये होते, इन्हें हम जो है सैंड ड्यून्स बोलते हैं, रेत के जो टीले होते हैं, ठीक है, जिसे हम टीले बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो है आपको मोस्टली जो डेजर्टेड एरियाज है वहां पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि राजस्थान हो गया, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो एक डिपोजिशन लैंडफॉर्म होती है, मतलब इसे जो है एक जगह से उठा के फिर डिपोजिट किया जाता है दूसरी जगह पे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंधी लैंग्वेज was included in the list of official languages in the 8th schedule of our constitution in which year। कहते हैं कि सिंधी भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं की किस वर्ष शामिल? 1957, 1967, 1969 और दी 1960। सिंधी भाषा को जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं की सूची में किस वर्ष जो है शामिल किया? So the right answer is ऑप्शन बी, डेट इज दी 1967। ठीक है, तो इस 1967 में सिंधी लैंग्वेज को जो है हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 8 स्केड्यूल में उससे जो है ऐड किया गया था। एंड अगर हम बात करें, सो देर आर 14 लैंग्वेजेस 8 स्केड्यूल, अगर हम बात करें अभी की, ठीक है, तो जो सिंधी लैंग्वेज है उसे 21st अमेंडमेंट हुआ था 1967 में, तब ऐड किया गया था। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेज जो है उसे 71st अमेंडमेंट जो हुआ था का, राइट, तब ऐड किया गया था। और बोडो, डोगरी, सांथली, मैथाली की अगर बात करें तो 92nd अमेंडमेंट तब इसे ऐड किया गया। ठीक है, सो एट प्रेजेंट जो है 22 लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे है हमारे 8 स्केड्यूल में, तो ओरिजिनली जो है 14 थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते कि हमारे संविधान का कौन सा भाग है जो कि ट्रेड, कॉमर्स एंड जो इंटरकोर्स है विद इन द टेरिटरीज ऑफ द इंडिया उसके साथ डील करता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और दी अंतर पाठ्यक्रम से संबंधित है? कौन सा भाग है? 12, 13, 14 या फिर 15? So the right answer should be the option B, that is the part जो हमारा है 15, ठीक है, वो इसके साथ डील करता है, सॉरी 16 पार्ट जो है वो इसके साथ डील करता है, आर्टिकल 301 से लेके 307 के बीच। ठीक है, एंड इसमें क्या रहता है कि इस इन आर्टिकल्स के थ्रू जो है पार्लियामेंट के पास पावर्स होती हैं कि वो ट्रेड, कॉमर्स एंड जो इंटरकोर्स है उसके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इन चीज़ों को कर सकता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं रिगार्डिंग दी ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स।
ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा मस्ट मीट एटलीस्ट, कहते हैं कि संविधान के अनुसार लोकसभा की बैठक कम से कम होनी चाहिए कितनी बार, थ्राइस ईच ईयर, ठीक है, 3 बार कहते हैं, एंड विद नो मोर देन 2 मंथ बिटवीन दी सेशन, एंड 2 सेशन के बीच में जो है 2 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, 2 महीने से ज्यादा। ट्वाइस ईच ईयर कहते हैं, एंड 3 महीने का गैप, ट्वाइस ईच ईयर विद नो मोर देन 4 मंथ्स, और ट्वाइस ईच ईयर विद नो मोर देन 6 मंथ्स बिटवीन दी सेशन। कितनी बार जो लोकसभा की मीटिंग यहाँ पे होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है, 2 बार एटलीस्ट जो है इनका सेशन होना चाहिए, बट 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना, ठीक है। तो क्या रहता है कि जब यहाँ पे इनकी सेशंस होते हैं तो सबसे पहले क्या रहता है कि पार्लियामेंट को सम्मन देना होता है। तो ये सम्मन कौन देता है? राष्ट्रपति। मतलब जो मीटिंग है, जो सेशन है, उसे कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति ही बुलाते हैं। तो इन जनरल वैसे 3 सेशंस रखे गए हैं, बट एटलीस्ट 2 सेशंस वो बोलते हैं कि होने चाहिए, और 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं। तो 3 सेशंस कौन से हैं? एक है बजट सेशन, फेब से लेके मई के बीच में होता है। एक है मॉनसून सेशन जो कि जुलाई से सितंबर के बीच में होता है। एक विंटर सेशन है जो कि नवंबर से दिसंबर के बीच। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा देन प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करना, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दो, डिफरेंट जो ग्रुप्स है वहां पे शेयर कर दो, सो डैट कि जो बाकी नीडी स्टूडेंट्स हैं उन सब की हेल्प हो जाए। एंड अभी हमें भी जो है आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। एंड आप सभी के लिए जो है हम एक ये नया प्रोजेक्ट या फिर हम बोलते हैं सेशंस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। तो प्लीज हमें हेल्प कीजिए, एंड जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प कीजिए, ठीक है। तो आपको सेशन किस तरह का लगा आफ्टर दी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर कुछ न्यू सजेशन है, कुछ न्यू सीरीज आप चाहते हो, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आप प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो हम लोग जो है उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करें। राइट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।